है, ये होते क्या हैं बेसिकली? ओके। अच्छा, ये होते क्या हैं? ये मतलब कि फिनाइल एसिटिक एसिड जो होते हैं ना, ये इसमें एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं। एक फिनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो ये मतलब कि करते क्या है, मतलब कि ये बेसिक और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इन वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। तो ये इसका वो बताया गया है। इसकी एग्जांपल डिक्लोफेनिक है, वेंकोमाइसिन है, आइबोप्रोफेन है, सम पेनिसिलिन्स होती हैं, मतलब काफी एग्जांपल्स होती हैं। वो वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स में यूज होते हैं। टू टू ट्वेंटी फिफ्टी 251 जी बता जी, रहे टू हैं ये। नहीं नहीं नहीं, 253 2 बता रहा हूँ बता मैं, रहे हैं, मिस। अच्छा सॉरी सॉरी। रिपीट कर दूं? नहीं, मैं तो ही समझ रही थी कैल्शियम चैनल्स को। सही, कोई बात नहीं है, ये आप करें आगे। ओके। 254 इक्लेम्पशिया। ये क्लेम्पशिया होता क्या है बेसिकली? इट इज द फॉर्म ऑफ प्री एक्लेम्पशिया के जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है ना, उसको कहते हैं। और इसकी वजह से सीजर्स भी मतलब कि ना नॉर्मली काज हो जाते हैं। तो इसकी रीजंस क्या होती हैं? मतलब कि इसकी फ्यू रीजंस हो सकती हैं कि जो स्वीयर ऑनसेट होता है ना, हाई बीपी, हम्म। वो हो सकता है कि मतलब कि बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया है। दूसरा मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। यूरिन मतलब कि वो प्रोटीन की मतलब कि शो होते हैं जो, वो लार्ज अमाउंट उनकी हो सकती है। और जो थर्ड वन है ना, मतलब कि कोई भी ऑर्गन डैमेज हो गया है, मतलब कि ऑर्गन डिसफंक्शन फंक्शनिंग हो गई है ना, तो इस वजह से ये होता है। ये दो तीन रीजन है, इसकी वजह से होता है। आगे है जी 255। पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, मिलानसेरिन इज अ टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। हाँ जी। ये जो टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये क्या होते हैं? ये मतलब कि जो स्टार्टिंग में मतलब कि एंटी डिप्रेसेंट थे ना, मतलब कि जो फर्स्टली मतलब कि जो डेवलप हुए थे, तो वो ओल्ड एंटी डिप्रेसेंट भी आप इनको कह सकते हैं, जो अर्लीस्ट एज में मतलब कि अर्लीस्ट डेट्स में हुए थे। तो ये मतलब कि इनकी एग्जाम्पल क्या है? इनको एटिपिकल भी हम समहाउ कह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है कि मिटाइजिपिन टाइप जो इस तरह के क्यूटिपाइन मिटाइजिपिन है ना, तो ये होते हैं टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। 256, ये आप ही गया आगे। क्यूटिपाइन हैज 5-HT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्शन। तो ये सिंपल सीधा सीधा इसका लिखा हुआ है कि ये क्या है। तो क्यूटिपाइन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है जो शिजोफ्रेनिया को ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, और ये 5-HT2 एंटागोनिस्ट है। मतलब इसकी जो अफिनिटी होती है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है 5-HT2 के साथ। और ये डोपामिन के साथ, डोपामिनर्जिक के साथ बाउंड करता है। और बेसिकली ये जो करता है ना, वो D2 के साथ करेगा। D1 के साथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, D2 के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस नॉर्मली आपने ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है कि 5-HT2 है, एंटागोनिस्ट है। आगे है जी 257। विच ग्रुप अंडरगो रिडक्शन एजो। अच्छा, ये एजो क्या है? ये कल भी मेरे ख्याल से मेरे पास ही था, तो मैंने किया था कि एजो कंपाउंड जो होते हैं ना, ये बेसिकली ये दो नाइट्रोजन होते हैं। और इनके जो दरमियान में ना डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब इनकी रिडक्शन होती है ना, तो जो डबल बॉन्ड होता है ना बिटवीन टू नाइट्रोजन, वो उसकी रिडक्शन होती है और क्लीवेज हो जाती है उसकी। और ये मतलब कि इट कैन प्रोड्यूस टू प्राइमरी अमाइंस। तो सिंपली सा लिखा हुआ है कि दो टूटेंगे तो एक एक अलग अलग बन जाएगा, बस दैट इज इट। और आगे है जी 257 हो गया। 258, विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी और इम्पल्स एक्सोन ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब कि ये जो एक्सोन होते हैं ना, ठीक है, ये मतलब कि इनकी जो कन्वर्जन होती है ना, मतलब कि थ्रू होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस। मतलब कि देखा नहीं कि एक्सोन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा काफी, मतलब कि वो जैसे करंट बंदे को लगता है तो बाहर नहीं मतलब कि होते। तो इस तरह से मतलब कि ये ना झाड़ियों जैसे बाल हो जाते हैं ना, तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इनके थ्रू होती है सारी। अच्छा, साइड इफेक्ट ऑफ हेपारिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये नंबर में बता दो, 259। अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसका साइड इफेक्ट है। सिंपली अगर कहते हैं तो मैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कंडीशन होती है अब नॉर्मली, मतलब कि जिसमें प्लेटलेट्स के लेवल लो हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और मतलब कि डेंगू में भी बाजुकात होता है। तो क्या नाम है कि वो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो अच्छा, सकती है इसकी मैं वजह एक से। चीज तो ऐड बस करना सिंपल चाहूंगी। ये जो आपने करते बोला हैं। है ना कि ये विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी और इम्पल्स, ये जो है ना, ये वो इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही है जो करंट जैसा हो जाता है। ये नहीं वो नहीं नहीं बात। नहीं, वो नहीं 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 नहीं, मिस, मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है एक्सोन के स्ट्रक्चर को। कि अच्छा, उसका जो सही सही स्ट्रक्चर होता है, मैंने उसको एग्जांपल दी कि वो जैसे सही। नहीं होते, बाल उजरे होते हैं जैसे अच्छा, चुड़ैलों के, हाँ, तो उस वो जो तरह के, बस वो है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के जो हाँ, मैंने स्ट्रक्चर की बात की है, राइट, स्ट्रक्चर की बात की है, नथिंग सही। एल्स। मुझे लगा आप कह रहे हो करंट जो लग जाता है ना हमें, वो होता है, वो नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, वो जब किसी को करंट लगता है तो वो कार्टून्स में दिखाते नहीं कि वो बाल जी, सारे वैसे हो अलग जाता अलग हो जाते हैं, वो बता रहा था मैं, है। सही। इन अ फनी वे।
अच्छा, 259 का मैंने बता दिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब कि वो प्लेटलेट्स के बहुत ड्रेस्टिकली लेवल्स जो होते हैं लो हो जाते हैं, और इसके मतलब कि कंडीशन को जब मोर वर्स होती है तो वो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है इसमें। इनफेक्ट होती है, हो नहीं सकती। अच्छा, इंसेंशियल फैटी एसिड, लेनोलिक एसिड, और ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, मतलब कि ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड। और एसेंशियल को कौन से होते हैं? एसेंशियल वो होते हैं कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, हमें लेना ही पड़ते हैं। इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, हार्ट हेल्थ में होते हैं, वेट लूज में होते हैं, और भी काफ़ी मतलब कि इनके फंक्शंस हैं। Patient taking lisinopril have fever, rhinorrhea, sore throat, take paracetamol and diphenhydramine। तो ये एक केस स्टडी है कि अगर लिजिनोप्रिल है, लिजिनोप्रिल के पेशेंट है, वो ले रहा है, तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो क्या, तो पैरासीटामोल तो सेफेस्ट ड्रग है, उसके साथ डाइफेनहाइड्रामिन भी आप दे सकते हैं। और जो बेसिकली ये टर्म लिखी हुई है ना, राइनोरिया, ये रनी नोज होता है। सो थ्रोट भी मतलब कि वही एलर्जिक रिएक्शन है, और फीवर है। पैरासीटामोल इसमें एंटीपायरेटिक और एंटी एनर्जेसिक इफेक्ट देगी, और बाकी वो एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट देगा। आगे है जी 264, विच इज इनकोरेक्ट इन डायबिटिक फूड। मोस्ट कॉमन है जी। अच्छा, डायबिटिक फुट होते क्या है कि नॉर्मली होता है ना डायबिटीज की वजह से कि थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कट लग जाता है, अल्सर्स बन जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उसके लिए मतलब कि लिखा हुआ है कि इनकोरेक्ट क्या है कि मरसा मतलब कि ये नहीं देंगे, ये तो रेजिस्टेंट के लिए जो होते हैं ना उनको देते हैं, मतलब कि ये स्टेप और ये स्टेप जो क्लास हो गई है, तो उसको उसके लिए होते हैं। वैसे जो उसका ट्रीटमेंट है वो है मोक्सिसिलिन और वो ऑगमेंटन, ये जो कॉम्बिनेशन में कैलवोलिनिक एसिड होता है जो ना, वो टू ये सिक्सटी एम फाइव अच्छा, इसमें एम ओ क्या लिखा हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। माइ बेसिकली ये लिखा हुआ हाँ, है कि माइक्रो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जी, इन्वॉल्व जी इन जी, बताते हैं। डायबिटिक फूड। मर्सा इज नॉट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, क्योंकि वो ठीक तो है, इसमें रेजिस्टेंट जो में आएगा माइक्रो ना। ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हाँ, वो स्टैफ, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। मर्सा इज एन ऑर्गेनिज्म ना, ये भी उसकी वजह से नहीं होता डायबिटिक बट फूड। इसकी वजह से नहीं डायबिटिक होगा ना, फूड ये का मैं जो बता रहा कॉज हूँ है ना। ना, जी, डायबिटिक फूड का जो कॉज है ना, वो स्टेप और स्ट्रेप्ट ऑरियस है। उसकी वजह से कॉजेटिव एजेंट ये है इसके। मर्सा इज नॉट द ट्रीटमेंट कॉजेटिव के लिए एजेंट हम ऑफ लोग जो है वो डायबिटिक फूड। एमोक्सिसिलिन प्लस जी, यस। ऑक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। स्ट्रेप्ट और स्टैफ के लिए आप मॉक्सियोक्लेवो लेते हैं। ओके, आगे क्या है जी? 265। 266। अच्छा, 265, पेशेंट टेकिंग हेलोपेरिडोल एंड हैज, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब कि सीधी सी बात है कि वो ओवर क्या नाम है हो जाता है इसमें जो ग्लेक्टोडिया, ये मैंने किया हुआ एक्सप्लेन, मैंने लिखा, काफ़ी डिटेल हो जाएगी इसकी, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो थोड़ा सा एक्सप्लिसिट कंटेंट है। 266, सिट्रेट इन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इनहिबिट एसिडोसिस। अच्छा, जो सिट्रेट होते हैं ना नॉर्मली, मतलब कि जो हम लेते हैं कि जब डिहाइड्रेशन होती है ना, तो उसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, जो भी प्रोसीजर करते हैं ना उसको रिहाइड्रेट करने के लिए, तो वो मतलब कि उसकी, ये बेसिकली हम देते ही इसलिए है कि ये उसकी अल्कलाइनेजेशन को कम करता है, और क्या नाम है, अल्कलाइनेजेशन को कम करता है, और उसकी एसिडिटी को या एसिडोसिस को इनहिबिट करेगा। ये सिंपल सा इसका ये है। अगर किसी ने कोई ऐड करना है तो कर दें, वैसे सीधा सीधा लिखा हुआ है। 267, मोस्ट पोटेंट आई ड्रॉप डेक्सामेथासोन, ऑब्वियसली स्टीरॉइड है, ये एंटीबायोटिक्स के साथ भी दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन के साथ भी दे दें, तो काफी पोटेंट है और काफ़ी मतलब के बेनिफिशियल है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन स्केड्यूल ऑफ डोजिंग 8 वीक्स। अच्छा, इसके एक डायग्राम है, एक तो मैं वो ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है। तो एक इसमें जो पॉइंट है ना, लास्ट पे है, ये मैं बताता हूँ, जो एंटीटॉक्सिन है टेटनस, ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, बिल्कुल एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, ये तो हम मतलब कि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर देते देते हैं कि अगर टॉक्सिन्स है, अगर टॉक्सिन उसका आ गया, अगर टेटनस का मतलब कि होता है ना कि कोई हमें रैश आ गया, या बाइक, या कोई एक्सीडेंट हुआ, या रोड साइड पे वो ब्रूजेज आ गए या स्क्रैचेस आ गए, तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए देते हैं कि टेटनस के उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, ये भी मतलब कि हम अलग से दे रहे होते हैं, ठीक है, ये पैसिव इम्यूनिटीज में आता है, ये हमारी बॉडी नहीं बना रही होती, हम बाहर से इनको इंजेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी में। तो बस ये याद रखना है कि जो तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये और टेटनेस एंटीटॉक्सिन्स है ना, जो है ये ये 10 साल की कम उम्र बच्चों को नहीं दिया जा सकता, इन केस वो रोग ये सकते हैं। मैंने, ये वो पूरा चार्ट है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ओके। अच्छा, 269, एन इंजेक्शन ऑफ ड्रग नॉट मिक्स्ड विद एक्वस सॉल्वेंट, फेनिटोएनोडाइजेपाम, वो ये हमें पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक्वस सॉल्वेंट के साथ नहीं देंगे, हम जब भी देंगे तो उसके नॉर्मल लाइन के साथ देंगे, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के साथ इसकी एफिकेसी होती है। 270,
क्विनीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये जो ये क्विनोलोन्स होते हैं ना, ये इसकी मलेरिया की ना ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। ये काफ़ी है मतलब कि इसमें वो आप देख लीजिएगा, सिंपल सी है। या क्विनीन्स आपको पता है कि जो ड्रग्स है ना, तो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए, जैसे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्वीन है, वो भी देते हैं। लेकिन ये है कि ये ड्रग उसमें अर्थराइटिस में भी देते हैं। तो ये इसमें भी दे सकते हैं, मलेरिया में भी, अर्थराइटिस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी दे सकते हैं। 271 विच कंपोनेंट मेक द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। कोलेजन, कोलेजन जो कंपोनेंट है ना स्किन का, तो वो उसकी वजह से इलास्टिसिटी होती है कि मतलब कि हम स्किन को पकड़ें तो वो थोड़ा सा इलास्टिसिटी होती है ना, तो वो इसकी वजह से होती है। अगर ये ना हो तो वो स्किन तो बिल्कुल रिजिड ही हो जाए, तो ये इसकी वजह से होता है। हियरिंग रिसेप्टर्स, ये कोल्चिया, ये कोल्चिया जो होता है ना, ये बेसिकली होता है इनर ईयर में ना, इनर एक कैविटी होती है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली कहते कॉक्लिया हैं कहते हैं कोर्टाए। इसको। हाँ कोर्टाए, वहाँ प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा मसला। हाँ, तो वो कोर्टाई बेसिकली, ये जो इनर कैविटी होती है ना, उसको कोर्टाई कहते हैं, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब कि विजुअल्स और साउंड विजुअल्स नहीं, सॉरी, वाइब्रेशंस के लिए, साउंड वाइब्रेशंस के लिए ये उसका फंक्शन होता है। 273, 273 एपोप्रोस्टिनोल इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन member of the icosanoid family of lipid molecule. It inhibits the platelet activation and is also effective vasodilator। अच्छा, ये मतलब कि बेसिकली इसको बताया गया कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन फैमिली का है ना, ये तो सीधी सीधी बात है। तो इसको ना जो वेजोडाइलेटर बताया गया ना, वो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में देते हैं। तो ये बेसिक इसका एफिकेसी इसमें आती है, और इसका जो प्रॉपर यूजेज है वो इसमें आता है। 274 beta blockers with low lipid solubility, atenolol, nadolol and sotalol are not metabolized। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि लिपिड सोलबल, लेकिन ये लिपिड सोलबल नहीं होते, ये क्या नाम है, वो होते हैं वाटर सोलबल होते हैं। लो तो इस लिपिड सॉल्युबल एक लिखा हुआ है। लो लो लिपिड लिपिड। सोलबल है ना। हाँ, तो ये वो नहीं होते ना। एक मिनट मैं इसका देखता हूँ, मैंने लिखा था, नहीं मैं लिखा नहीं है, ये लिपिड सोलबल नहीं होते। तो इसकी वजह से इनकी एस्केलेशन पे भी इफेक्ट आता है, उसकी डोज की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये मैं मतलब कि वॉइस नोट डाल दूंगा या मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। अगर मिस सदफ है तो वो कर दें, कर सकती हैं ऐड, मिस सदफ या आप मैं बता चलूँ। दें। जी इट्स क्वाइट ऑब्वियस ना कि जो लो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी बेसिकली दे आर मोर वाटर सॉल्युबल। जो हाँ वही वाटर ना। सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनको फिर रीनल फेलियर में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जी, मैंने सिंपली इसको बस तो ऐसे ही बता दिया मेटाबोलाइज ना, तो होंगी वो नहीं तो वो रीनल पे ज्यादा बर्डनाइज होंगी ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली तो फिर उनको हमने जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी। 275 सेफाजोलिन यूज फॉर द सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, बिल्कुल सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए देता है एज अ प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो ना जाए, मतलब कि हमें पहले डोज देना पड़ती है इसकी। ये एनेंशियोमर्स, ये सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं सेम, एक्सेप्ट फॉर रोटेशन। रोटेशन के बगैर, मतलब कि जब भी प्लेन सरफेस पे या लाइट के साथ को करेंगे तो वो नहीं होगा। इसके अलावा गैस जैसे डायस्टीरियोमर्स होते हैं ना, वो पोजेस करते हैं डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इनकी सिंपल सी वो लिखी हुई है बस डेफिनेशन। अच्छा, सोडियम लोराइल सल्फेट is an ionic surface active agent, so its incompatibility to cationic, मतलब कि वो जो surface active agents है ना, तो उनकी incompatibility है cationic के साथ, और उनकी उन दूसरों के साथ है, मतलब कि वो surface active agents ही लिखे हुए हैं। 278 acute hypocalcemia secondary to hyperphosphatemia। अच्छा, ये जो है ना कंडीशन, ये हाइपोकैल्सीमिया जब जब भी होगा ना, क्रोनिक रीनल फेलियर करेगा। इट इज ऑलवेज ड्यू टू द प्राइमरी कॉज विच इज इंक्रीज्ड सीरम फॉस्फोरस। तो जब भी वो इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से वो मतलब कि कंडीशन कॉज होगी। ऐसा ही हमें इसमें कुछ ऐड करना है मिस अदर। जी इनका इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है, जहाँ पे हाँ जी। हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा वहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया, इनवर्स रिलेशनशिप होता है जी। इनका। ओके। निकोटिनिक इससे अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ 277 में थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। कर दें, कर दें। 277 में कि दो तरह के सर्फेक्टेंट्स होते हैं ना, आयनिक केटायनिक, और तीसरी होती है नॉन आयनिक फॉर्म। तो कंपैटिबिलिटी इस तरह से होती है कि नॉन आयनिक जो है वो आप दे सकते हैं, एनायनिक के साथ भी दे सकते हैं और केटायनिक के साथ भी दे सकते हैं। लेकिन एनायनिक और केटायनिक आपस में नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो फिर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ओके। इसमें एग्जांपल लिखी है सोडियम लोराइल सल्फेट की, विच इज एन एनायनिक सर्फेक्टेंट। तो ये इनकम्पैटिबल होगा केटायनिक सर्फेक्टेंट के साथ, जिसकी एग्जांपल सिट्रिमाइड है आपके पास।
लेकिन ओके ये दोनों जो है अलोन आप इकोनाजिल नाइट्रेट और इथामोल के साथ दे सकते हैं क्योंकि ये नॉन आयनिक है। जी जी। ओके 279 निकोटीनिक एसिड ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग्रा एग्रेनुलोसाइटिस डर्माटाइटिस हाइपरलिपिडीमिया। अच्छा ये जो निकोटीनिक एसिड है ना बेसिकली इट इज कॉल्ड एज नियासिन। सो इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ विटामिन बी 3। तो ये एसेंशियल मतलब कि न्यूट्रिएंट है, इसकी ज़रूरत होती है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में देते हैं। ये जो प्लेगरा लिखा हुआ है ये बेसिकली द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 3 है कि स्किन इसमें मतलब कि इन्फ्लेम्ड स्किन हो जाती है। इसमें डायरिया या डिमेंशिया इस तरह के इफेक्ट्स में इसको देते हैं। 280 a defect in one of the genes that determines how the body makes blood clotting factors 8 मतलब कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसमें 2 होता है, 7 होता है, 8 9 मतलब कि 10 मतलब कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। 4 फैक्टर्स हैं बेसिकली इसमें। 2 3 और 8 9 है शायद। और दो मेरे ख्याल से यही है जितने मुझे याद आ रहे हैं, ये इतने हैं। तो इनमें जब मॉडिफिकेशन होगी ना मतलब कि इसमें जब कोई डिफेक्ट आएगा तो वो क्लोटिंग पे इफेक्ट करेगा सिंपली। जिसमें मतलब कि क्लोटिंग पे क्या प्रॉपरली ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो यही बस बताया हुआ है। आगे 281 से मिस किसने करना है? आगे मिस सदफ अगर आप कराना चाहें 281 से 300, मैं चाह रही हूँ 300 का टारगेट हम रीच कर लें। फिर मैं 4 लोगों में 50-50 मिस मैंने करवा देने थे। मैं 300 से आगे भी जा सकता था लेकिन ना मैंने आज ट्रैवल किया तो मेरी अपनी बस हुई पड़ी है। मैं बड़ी मुश्किल से ले रहा हूँ। नहीं 281 से 300 अगर कोई करवा सकता है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं अलॉटमेंट कर लेती हूँ अगर आप मिस लोग रीड सदफ। करते जाएं, आप अच्छा रीड करती जाएं हुरिया, जहाँ पे जरूरत होगी मैं बता दूं। कुछ तो ओके स्ट्रेट है, जैसे एचपीएलसी जो है स्ट्रेट है, आप करें रीड। सही। अच्छा 280 a defect in one of the gene that determines how the body makes blood clotting factor 8 9 cause hemophilia। अच्छा ये एक डिफेक्ट है जिसमें एक जीन जो होती है बॉडी की जो ब्लड क्लॉट बनाती है 8 या 9, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया आई गेस कोई एक्सप्लेन कर दे अगर हीमोफीलिया क्या है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वो डिफेक्ट आता है ये हीमोफीलिया। बच्चों में आपने हीमोफीलिया देखा होगा, बच्चों में होती है बेसिकली डिजीज, ये ना जेनेटिक डिसऑर्डर है ना बेसिकली। तो जी वो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, उनमें प्रॉपर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन थैलेसीमिया रहे की होते। बात कर रही हैं आप? थैलेसीमिया हीमोफीलिया एग्जैक्टली। ओके गॉट इट। सही है, ब्लड कैंसर हो गया ये। HPLC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सीधा सीधा ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा डोज हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कैजुअल, जो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की जो डोज कैजुअल होती है ना, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन 2 डोजेस में दी जाती है। एक डोज दी जाती है फिर उसके बाद सेकंड डोज जो होती है ना वो हमेशा 6 मंथ्स के बाद दी जाती है। इस तरह से इनकी इम्यूनिटी जो है ये लोग बनाता है। मेफ्लोक्यून इज यूज फॉर मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस, मतलब मलेरिया होने से पहले जब हमें प्रोफाइलैक्सिस यही होगा ना, अगर हमें शक होगा कि मलेरिया हो सकता है, वहां जा रहे हैं हमें मच्छर काटेंगे तो हमने प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे मेफ्लोक्यून ले लिया। आई होप ये मेरा सेंटेंस सही है मतलब। जी ठीक ओके है। टू प्रिपेयर अ बफर सिस्टम ऑफ pH 4 यूज लैक्टिक एसिड PK 3.86। अच्छा अगर हमें बफर सिस्टम चाहिए लो पीएच वैल्यू का तो हम लैक्टिक एसिड लेंगे। ये एसिडिक है और इसका पीएच जो है वो 3.86 होता है, नियर टू 4 होता है, तो हमें ये 4 बफर सिस्टम दे देगा। ठीक है। Zollinger-Ellison syndrome is a rare condition in which one or more tumor form in pancreas or the upper part of your small intestine। अच्छा Zollinger-Ellison syndrome में एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें ट्यूमर बनता है, या तो वो पेनक्रियाज में बनेगा या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में बनेगा। तो ये किस तरह बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या कर रहा है, ये सब नहीं पता मुझे, बस इसमें सीधा सीधा यही लिखा हुआ है Zollinger-Ellison syndrome कहते हैं इसको। ट्यूमर है तो डेफिनेटली इसकी ट्रीटमेंट भी जो है वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू होगी। और ये मैलिग्नेंट या कार्सिनोजन हो सकता है, ये पता चल जाएगा अगर नजर पड़ेंगे। ओके 286 टेक बेक्लोफिन विथ कॉशन इफ यू हैव किडनी डिजीज एंड रिड्यूस्ड। अच्छा अगर आपको किडनी डिजीज है तो आप इसको कॉशन से लेंगे। बैक्लोफिन एक बेसिक बैक्लोफिन आई गेस जो है वो किसी हाइपरथर्मिया के लिए शायद यूज होती है। इसको हम रीनल दिस इज मसल सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। हाँ इट सेंट्रली इज गिवन नॉर्मली फॉर हिकअप्स। ओके सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है ये। अच्छा ये रीनली एक्सक्रीट होती है आई गेस, इसीलिए हम इसको जो है वो किडनी डिजीज पेशेंट में जो है वो बहुत केयरफुली देते हैं और रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन में देते हैं। किडनी फंक्शन बिकॉज द ड्रग कैन बिल्ड अप इन योर सिस्टम, क्योंकि अगर ये सही से एक्सक्रीट नहीं होगा रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट में तो ये हमारे सिस्टम में बिल्डअप हो जाएगा। 287 टॉपिकमाइड इज माइडियाटिक एजेंट शॉर्ट एक्टिंग। अच्छा टॉपिकमाइड जो है वो मिडियासिस कॉज करता है क्योंकि ये आई गेस ये एंटी कोलिनर्जिक है जितना मुझे याद आ रहा है, पता नहीं, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। अच्छा 288 ब्लॉकेज
canal of Sclemen in the canal itself or in the aqueous vein. Glaucoma caused by this type of obstruction is called acute narrow angle glaucoma. Okay. नैरो एंगल एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, हमारे जो आईज में स्क्लेमिन कैनाल होते हैं, अगर वो ब्लॉक कर दे, ब्लॉक हो जाए, और उनका जो एक्वस ड्रेनेज जो हो रहा होता है, जो वहां से जो है ना, ये हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम होता है, हमारा एक्वस ह्यूमर जो है वो ड्रेन होता है, यानी जो हमें आंसू आते हैं, आंखों से पानी आता है, वो ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारी जो कंडीशन ग्लूकोमा की होती है, जो पेशेंट्स में ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स में, उसको हम कहेंगे एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि वो जगह कैनाल ब्लॉक हो गई है ना। अच्छा, होमोपॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन आ जाते हैं, उनके पॉलीसैकेराइड होमो होते हैं। अच्छा, टायरामीन इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन कंसंट्रेशन। टायरामीन जो होती है ना, वो नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है। ये आई गेस इसका मीट से कुछ ताल्लुक था, और ये हमने शायद सर ने भी जी, कुछ एक्सप्लेन एज्ड करा था। मीट और अगर चीज के हम अंदर एज टायरामीन होता है मीट ना। में जो है ना, टायरामीन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं, तो वो नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाते हैं, और जो फ्रेश मीट होता है ना, उससे कोई मसला नहीं होता, हम खा सकते हैं उसको अल्कोहल के साथ भी। तो उससे क्या होता है, टायरामीन कम होता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर में कोई ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, थायराइड हॉर्मोन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ द अमाइनो एसिड टायरोसिन। अच्छा, थायराइड हार्मोन्स जो है वो अमाइनो एसिड टायरोसिन से बनते हैं, और इसका प्रीकर्सर T4 प्रीकर्सर जो है वो टायरोसिन है, यानी T4 जो है ना वो टायरोसिन से बन रहा है, और T4 से फिर फर्दर T3 बन रहा है, इस तरह से। ठीक है। एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल सिग्निफाइज इम्पेयर्ड रीनल फेलियर और किडनी डिजीज। अगर हमारे क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए आएंगे, तो उसका दो रीजन हो सकता है, या तो रीनल फेलियर है या कोई किडनी डिजीज है, और एक और तीसरा रीजन भी होता है, अगर आप कोई ड्रग ले रहे होते हैं बॉडी में, तो हमेशा हमारे क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हुए आते हैं, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद रीनल फेलियर और किडनी डिजीज की तरफ बॉडी जा रही है, लेकिन जो क्रिएटिनिन लेवल है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो हमारे ड्रग्स, कुछ ड्रग भी होती हैं जो उसके लेवल को बढ़ा देती हैं। अच्छा, सेलेनियम नॉट सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसकी होगी टेरेटोजेनिसिटी, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सेंट जॉन्स वॉर्ट जी है। रीअपटेक इनहिबिटर। दिस इज बेसिकली साइटोटॉक्सिक, सेलेनियम इज साइटोटॉक्सिक, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ओके, इंडिकेटेड। ये फिर डेफिनेटली या तो मार देगी बच्चे को, या फिर वो मिसकैरेज करा देगी। अच्छा, सेंट जॉन्स वॉर्ट सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, यानी सेरोटोनिन की रीअपटेक नहीं होने देती, यानी ये हम लोग दे सकते हैं, जो हमारे डिप्रेशन के पेशेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि उनके इट इज आल्सो सेरोटोनिन। कॉल्ड प्लेजेंट हर्ब। ओ, लेजेंड हार्मोन, बट ज्यादा एक्स में ये खतरनाक भी होगा। अच्छा, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन जो है एसिटेट इज हार्मोनल मेडिकेशन नॉट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट एक हार्मोनल दवाई है, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच यूटिलाइजेस फोलेट इज द सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीथाइमिडाइलेट। इसकी सिंथेसिस के लिए फोलेट की मतलब फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। इसको आप ऐसे याद कर लें, DJI। एक डीजे है, डीजे आ गया है, या DJI, एक लड़की डीजे है, वो डीजे आ गई, DJI। ड्यूडेनम जेजेनम एलियम, तो ड्यूडेनम जेजेनम सेकंड पार्ट हो गया, एलियम लास्ट पार्ट हो गया, इस तरह से आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। DDJ नहीं, DJI, इस तरह करके याद कर लें। ये मैं ऐसी आपको नमूने बता रही हूँ, आपको कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, डेनोप्रोस्टोन is a naturally occurring prostaglandin which is used as medication. As a medication, it is used in labor induction, bleeding after delivery, termination of pregnancy, and in newborn babies to keep the ductus arteriosus open. अच्छा, ये आई गेस, हाँ, ये नेचुरली अकरिंग बोल रहे हैं ना, तो ये नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और जितने भी सारे इन्होंने आगे फंक्शन लिखे हैं, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, टाइम इज रनिंग आउट, 10 मिनट्स आई गेस रह गए, मैं 300 तक कवर करती हूँ, फिर अलॉटमेंट करती हूँ, फिर खत्म करते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायजॉक्सिन टॉक्सिटी इज इन GIT। अच्छा, 299 की बात कर रहे हैं, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ना हमारे, जो डायजॉक्सिन टॉक्सिटी की वजह से आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो GIT में देखे जाते हैं। ठीक है। नंबर 300 लास्ट है हमारा, पैकेट्स डिजीज। एक बीमारी होती है जिसमें आई गेस कैल्शियम की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है, या क्या। इसकी ट्रीटमेंट में हम कैल्सिटोनिन और बायोफॉस्फोनेट्स देते हैं, ये हेल्प करता है कैल्शियम की रीअपटेक में, कैल्शियम की वापस से बोन में जाने में, और कैल्शियम की जो टूटना, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी जो हो रही होती है, जो बोन से कैल्शियम निकल रहा होता है, उसको बंद करने में। अच्छा, मुझे पता नहीं कि मैंने इतनी इजीली सब एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा लग रहा है मैंने सब पहले पढ़ा हुआ है, हालांकि नहीं पढ़ा हुआ, और सबको आई गेस ऐसे ही हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अच्छा, अलॉटमेंट जी कर जी, ये देता है। बेसिकली बोन्स रिमॉडलिंग डिजीज है, पैकेट अच्छा, डिजीज है, तो उसमें मैं वो उसका चार थोड़ा सा लोग, मैकेनिज्म है। सिर्फ 4 नॉमिनीज चाहिए, जिसको मैं डिवाइड करूंगी, जो कल आ जाएंगे, और चारों को मैं 50-50 MCQs दे रही हूँ। तो 300 टू 350 मैं ले रही हूँ। ठीक है, 351 टू 400 मैं वकास आपको दे रही हूँ। 401 से 450 मैं सदफ आप कर लेंगी। 450, 401। करवा जी, मैं करवा दूंगी। ओके,
451 से 500 मैं दे देती हूँ। फातिमा आप ले लें। जैन नहीं है, जैन चले गए। एक मिनट, मेरा असल में जो है ना ये मेरा माउस नीचे नहीं जा रहा तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कितने लोग हैं। फातिमा आप ले लेंगी? 451 से 500 कर सकती हैं आप, या मैं आपके साथ साथ किसी और को भी दूं ताकि दोनों कॉम्बिनेशन में कर लें? अच्छा, 451 टू 500 जो है ना, फातिमा और वजिया दोनों आप दोनों कर लेंगे, ठीक है? अगर किसी का कुछ मिसिंग होगा या कोई एब्सेंट होगा तो वो कर लेगा। समझ आ गई? 300 टू 350 हुरिया कर रही है, मैं, फातिमा दो दो आ गई यहाँ पे। अच्छा, और कोई है ऑनलाइन? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? हाँ हाँ, मैं तो हूँ ऑनलाइन। सही मायरा है। ठीक। ठीक, नहीं मायरा आपको मिस्टर मैंने रिपीट लॉक कर नहीं। देना एक मतलब सबके देखो, सभी के। 300 टू 350 मैं कर रही हूँ, 351 टू 400 वकास करेंगे, 401 से 450 जो है वो मैं दे रही हूँ, किसको दिया था मैंने? सदफ। अच्छा, 451 टू 500 में फातिमा और वजिया में डिवाइड कर रही हूँ। दोनों को करना है 50-50 एमसीक्यूज, कोई एब्सेंट होगा तो उसकी जगह वो कर लेगा। अच्छा मायरा, आप एक काम करें, 300 टू 350 कर ले मेरे साथ। अगर मैं नहीं बता सकी तो आप मेरी जगह बता दीजिएगा, ठीक है? सही है मायरा? जी जी मैं ठीक है। जैन को डाल देती वकास के साथ, मगर जैन है नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं अवेलेबल हो सकते तो अच्छा है, चलो वकास कर लेंगे। तो ये हमारे जो है ना 455 300 से 500 एमसीक्यूज हमारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास कितने बचेंगे? हमारे पास लास्ट में बच रहे हैं बस ये वाइंड अप हो जाएगा। 16 एमसीक्यूज बच रहे हैं। 16 बचे। तो ये 16 एमसीक्यूज तो किसको करना है? ये 16 एमसीक्यूज कौन करना चाह रहा है जो बच रहे हैं? मिस वो फातिमा और जैसे आज रजिया के हमने साथ किए है हैं ना, तो हम कल की कर तरह कर लेंगे। तो लेंगे, मिस 16 अदर का वाले है तो एमसीक्यूज वो। हम सब मिलके कर लेंगे। तो ये आला नसर हाँ इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कल के बाद हम आला नसर की शक्ल नहीं देखेंगे। अब हम इसको तभी उठाएंगे जब हम सारे रिकॉल्स हमारे हो जाएंगे। हम कल से इंशाल्लाह, परसों से हमदी स्टार्ट कर लेंगे। और हमदी हमें नहीं नहीं नहीं, मिस ऐसा नहीं है, इसके इंट्रैक्शन के फर्स्ट 2 पेजेस हमने नहीं किए, क्या हो वो गया है? हम बाद में करेंगे ना, आखिर में करेंगे। जो रट्टा वाली चीज़ है, अगर आप लोग को पहले करनी है तो आप लोग घर में कर लीजिएगा, वीकेंड आ रहा है ना, उसमें होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। चलो ठीक हो गया। ठीक है। अभी मैं जो हूँ ये करने के बाद कल हमदी कर लूंगी, हमदी को डिवाइड कर लूंगी, और अब हम इसी तरह डिवाइड करेंगे, 4 लोगों में 50-50 एमसीक्यूज, और दो दो लोगों में कर दूंगी ना, तो कोई नहीं भी आएगा ना तो वो उसकी जगह दूसरा कर लेगा। तो इस तरह ना 200 की क्वांटिटी में डेली बेसिस पे एमसीक्यूज होंगे। अच्छा आतिफ, अब हम जब भी अवेलेबल होते हैं, आतिफ असल में कुछ आउट ऑफ सिटी है या क्या है, वो जैसे ही अवेलेबल आता है ना तो हम लोग हार्ट फेलियर का लेक्चर रखेंगे। और क्यूबीएम का जो है, मैंने फाइल देखी थी, आप लोग बताएं क्यूबीएम को किस तरह से करना है, एंड में करें, अभी उठाएं, याद कर लें, या इसको उसको भी डिस्कस करें? क्योंकि वो सब वही है जो एमसीक्यूज में आने वाला है, उसमें कुछ अलग नहीं है। जो हम सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे ना, सब रिपीट है वो। सब रिपीट है। तो हम एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज एक ऐसी चीज है जो हम नहीं छोड़ सकते। न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज कंबाइंड स्टडी में चलेंगी, और बाकी अपनी अपनी सेल्फ स्टडी आप लोग जो जो करना चाह रहे हैं कर सकते हाँ हैं। ये सही और है। लेक्चर भी सही आप बात। लोग अपना खुद ही पढ़ें, क्योंकि उसको अगर हम क्रॉस चेक करने बैठेंगे ना तो उसमें 1 घंटा और हमें चाहिए होगा, और वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें जस्ट रीडिंग है। वो मैं भी लेक्चर ये तो ये रिकमेंड करूंगी कि लेक्चर लास्ट के तो 2 वीक्स में आप उठाइएगा लेक्चर्स को, 2-3 दिन दीजिएगा, और पूरे गैड और ये पढ़ लीजिएगा, न्यूज़पेपर की तरह, जैसे निदेश भाई ने बोला था, हो जाएगा। गैड एकेडमिक और हमदी यही करते हैं, और कुछ नहीं करना। ये किसी कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, तो इसलिए लेक्चर्स खुद अपने अपने कर लो तो ज्यादा बेहतर है। मैं यही आप लोग को कहूंगी, जब सारे एमसीक्यूज हो जाए तो लास्ट के जो 2 वीक्स होंगे ना, उसमें मैं रखूंगी स्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स का, क्योंकि वो हम साथ करेंगे, वो हम अलग नहीं करेंगे, वो थोड़े मुश्किल हैं। तो स्यूटिक्स और केमिस्ट्री हम साथ कर लेंगे, उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोग ये कर सकते हैं कि आप तीन तीन ही फाइल्स हैं, एक है गैड है जिसके लेक्चर्स करने को बोला है, एकेडमिक के लेक्चर्स करने को बोला है, हमदी के लेक्चर्स करने को बोला है दीज भाई ने। इन तीन के जो है ना लेक्चर्स आप न्यूज़पेपर की तरह रीड कर ले। मैं अभी इसलिए नहीं करी क्योंकि अभी अगर मैंने रीड कर लिया ना तो 3 मंथ्स बाद ना मैं भूल जाऊंगी। तो मैं लास्ट के करीब, जितना करीब टेस्ट हो जाएगा ना, मैं उस वक्त रीड करूंगी ना, तो 1 महीने तक रिटेन रख सकती हूँ मैं उसको। तो और स्यूटिक्स और केमिस्ट्री का भी यही है, अगर हम लास्ट के वीक में करेंगे ना तो हम उसको रिटेन रख सकते हैं, और ड्यूरिंग रिविजन हम उसको पढ़ेंगे तो हम लोग को जहन में बैठेगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉन्सेप्चुअल हैं, तो ये ज़्यादा देर तक रहेंगी, तो ये हम 3 मंथ्स तक चल सकते हैं लेकर। तो इस तरह से करते हैं, किसी को कोई मसला तो नहीं है? मैं एंड नहीं कर रही, बल्कि एंड होने वाली है मीटिंग, 4 मिनट है हमारे पास। तो इन चार यार मिनट सारी अपलोड कर दी, बाकी जो अलन नसर की थी वीडियोस वो सारी अपलोड मैंने रिकॉर्डिंग वो नहीं करी अपलोड। है, क्योंकि होता इस तरह था कि एक सेशन मैं करती थी, एक वकास करते थे, तो वकास वाला रह जाता था, मुझे पता नहीं था कि वो भी हम शेयर कर सकते हैं ना। तो इस तरह से कुछ मिसिंग है उसके अंदर, लेकिन मैक्सिमम मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी ये है कि जो मिसिंग होंगी उसकी अगर मुझे कोई फिगर प्रॉपर लिख के दे देगा
तो मैं फ्री टाइम अगर मुझे मिला, मैंने कोई रिवीजन करा, तो मैं अपने ही रिकॉर्ड करके डाल दूंगी इसके अंदर ना, जूम मीटिंग में रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल कर दूंगी। ली थी, मैंने शुरू के नहीं किए ना आला नसर के, मैं तुम्हारे लेक्चर के साथ करते रहती हूँ, जो मिसिंग होंगे ना फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ, मैंने जो ये इसमें यूट्यूब चैनल में जो डालती जा रही हूँ ना, उसमें आप लोग सब करते रहो नोट, और देख देख के अपने लेक्चर बनाते रहो, और जो जो मिसिंग है ना वो मुझे कोई कोई भी दे देगा, क्योंकि हर कोई मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा ना, मैक्सिमम लोग उससे भी कर रहे हैं। तो वो अगर मुझे दे देते हैं कि मिस ये यहाँ यहाँ से मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो मैं फिर उसको रीअरेंज करा दूंगी, या खुद देख लूंगी अगर खुद मैं बता सकी तो, या अगर मैं उनको रेफर कर दूंगी कि इसके यहाँ से रिपीटेड है, यहाँ से देख लें, इस तरह करके ना, तो वो मैं करवा दूंगी इंशाल्लाह। आलाना सर हमारा हो जाएगा, अब हमें हिंदी करना है, और 3 मिनट रह गए हैं, अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है। बल्कि वो एक एमसीक्यू था ना जो हम करने वाले थे, वो तो हमने कर लिया है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ करना है तो बात कर ले। ये जोलंजिस का था ना, वो बताने का था चैलेंजेस जो आया अगर था आप लोग को है एमसीक्यू तो में। हम एक काम कर सकते हैं अभी, मैं वो कर लेती हूँ, क्या कहते हैं, थोड़ा सा लेक्चर पढ़ा देती हूँ, 4 मिनट है, एक आइडिया हो जाएगा। मैं खोलती हूँ गैड, और गैड की स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोग के साथ, कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि ये मैं किस तरह से बोल रही हूँ, कि ये बहुत इजी है और ये हम पढ़ लेंगे। हम कर सकते हैं आधे घंटे का सेशन, मैं भी रोज इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बहुत इजी है, इसको अलॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, मैं लगा देती हूँ आप लोगों को। इसमें अगर 4 मिनट हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करके, रास्ता मिलेगा। खुल नहीं रहा है इसमें, मैंने खोला है ना। हम्म, ये रहा, आ गया। अच्छा, अब स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, इसमें देखें, ये एनाटॉमिकल पोजीशन, 2 मिनट है, इसे बताती हूँ। देखो पोस्चरल में क्या होता है, पोजीशन सच एज स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग डाउन, टर्निंग राइट टू लेफ्ट। पोस्चरल मतलब कोई भी पोस्चर हो सकता है, या खड़े हुआ, या बैठा हुआ, या लेटा हुआ, या नीचे, या ऊपर, या राइट, या लेफ्ट, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक, स्टैंडिंग अपराइट एंड लाइंग डाउन। ऑर्थोस्टैटिक बोलते हैं सुपाइन, यानी स्ट्रेट, या तो आप खड़े हुए हो, या आप लेटे हुए हो, या आप सीधा बैठे हुए हो, बस ये ऑर्थोस्टैटिक है। फॉलोअर्स पोजीशन कहते हैं सीटेड पोजीशन विद बैक सपोर्ट, हेड एलिवेटेड, मतलब स्ट्रेट आप चेयर पे बैठे हुए हो, सपोर्ट के साथ आपका हेड स्ट्रेट है, तो इसको फॉलोअर्स पोजीशन कहते हैं। फ्रंटल वर्क पोजीशन कहते हैं स्लीपिंग पोजीशन विद एलिवेटेड एंड हेड लोअर्ड। अच्छा, टेंजल वर्क पोजीशन होती है आप स्लीपिंग पोजीशन में हो विद एलिवेटेड एंड हेड लोअर्ड, मतलब आप लेटे हुए हो, आप खुद एलिवेटेड हो मगर आपका सर नीचे है, हेड लोअर, स्ट्रेट स्लीपिंग पोजीशन है और आपका सर नीचे की तरफ है, तो इसको कहते हैं ट्रायंगल बर्ग पोजीशन। इसकी डायग्राम्स होती है ना, तो ये ज्यादा इजीली एक्सप्लेन हो जाता है, इसको उसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सम एनाटॉमिकल एक्सप्रेशन में आता है एंटीरियर वेंट्रल, यानी फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, एब्डोमेन एंटीरियर टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी एंटीरियर को बोलेंगे जो सामने की तरफ होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के सामने क्या है, एब्डोमेन है। पोस्टीरियर क्या है, बैक ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड इज पोस्टीरियर टू द स्टमक। हमारे स्टमक के पोस्टीरियर क्या है, पीछे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। लेटरल व्यू को क्या बोलेंगे, फ्रॉम साइड ऑफ द बॉडी, जो हमारे साइड से व्यू होती है हमारी बॉडी। आप साइड पोजीशन पे खड़े हो जाओ, पिक्चर लो, आपकी जो साइड की जो पिक्चर बनेगी ना, वो लेटरल व्यू होगी। मीडियल व्यू होगी फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉडी बिटवीन टू लेग्स, यानी सर से लेकर पूरा हमारे सेंटर ऑफ लेग्स तक अगर आप पूरा एक लाइन ड्रॉ करो ना, तो ये मीडियल व्यू होता है। अब इसको हम कट तो नहीं कर सकते कि हम अपने आप बॉडी को बीच में से कट कर दें और फिर हम बीच में से